हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट को आप सबने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। कमेंट्स में कई लोगों ने अपने फेवरेट इविल कैरेक्टर सजेस्ट किए और आज उन्हीं में से कुछ डार्क और डेंजरस विलन्स को लेकर आया हूँ मैं पार्ट 2 में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस लिस्ट में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ बुरे नहीं, प्योर इविल हैं। और अगर तुमने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ पहले उसे देख कर आओ, वरना ये डार्कनेस तुम्हें अधूरा छोड़ देगी। नंबर 10 पर है वो नर्स जिसे देखकर सबको लगता था वो इंसानों को बचाने आई है, पर असल में वो उनके दिमाग तोड़ने आई थी। नर्स रैच। 1962 में राइटर केन कैसी ने उसे अपनी नोवेल वन फ्लो ओवर द कुकू नेस्ट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। एक मेंटल हॉस्पिटल की हेड नर्स जिसका चेहरा शांत है, आवाज़ नरम है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक सिस्टम का शैतान जो पावर के नाम पर इंसानियत को कंट्रोल करता है। उसका वर्ल्ड है डिसिप्लिन, साइलेंस और फियर का। जो भी उसके रूल्स तोड़ता है वो पनिशमेंट नहीं, टॉर्चर का सामना करता है। इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी या फिर लैबोटॉमी, एक ऐसी सर्जरी जिसमें इंसान जिंदा रहता है पर उसके अंदर सब कुछ मर जाता है। 1975 में डायरेक्टर मिलोस फोरमैन ने उस कहानी को मूवी में बदला, जहां लुइस फ्लेचर ने नर्स रैच का रोल प्ले करके ऑस्कर जीता और दुनिया को दिखाया कि इविल हमेशा चिल्लाता नहीं, कभी कभी वो बस मुस्कुराता है। 2020 में नेटफ्लिक्स ने उसके पास्ट पर बेस एक सीरीज बनाई, रैच, जिसमें सारा फॉल्सन ने उसके ओरिजिन को एक्सप्लोर किया, कैसे एक नर्स धीरे धीरे इंसान से मॉन्स्टर बनी। नर्स रैच कोई डैन नहीं, कोई शैतान नहीं, पर उसका कंट्रोल, उसका काम स्माइल किसी भी हॉरर विलन से ज्यादा टेरिफाइंग है। वो सिस्टम का सिंबल है, वो पावर का अंधेरा है और इसीलिए जब कोई अथॉरिटी इंसानियत को भूल जाती है, एक नाम याद आता है, नर्स रैच। Are you deaf? No. Just thinking of all the things I'm going to do about it. नंबर 9 पर है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जिसका नाम ही लोग लेने से डरते थे। हैरी पॉटर यूनिवर्स का सबसे डार्क विज़र्ड, एक ऐसा इंसान जिसे ना दोस्ती चाहिए ना प्यार, सिर्फ अमर्थ होने का ऑब्सेशन। वोल्डेमॉर्ट का असल नाम था टॉम मार्वलो रिडल, एक ऑर्फन जिसमें छोटी उम्र से ही डार्क मैजिक के साइंस दिखने लगे थे। क्रुएल्टी, मैनिपुलेशन और फियर का कंट्रोल। उसने हॉगवर्ट्स से सीखा सब कुछ, पर उसे इंसान रहना पसंद नहीं था। उसका सपना था मौत को हरा देना और उसके लिए उसने अपनी आत्मा के टुकड़े कर दिए हॉर्क्रक्स बनाकर। हर एक हॉर्क्रक्स के साथ वो और भी ज़्यादा बीस्ट बन गया, एक ऐसा चेहरा जिसमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी। उसने अपने दोस्तों को दुश्मन बनाया और दुनिया से सिर्फ एक चीज़ मांगी, फियर। वोल्डेमॉर्ट के लिए मर्डर एक रिचुअल था। उसने दुनिया को दिखाया कि पावर बिना सोल के भी मिल सकती है, लेकिन इंसानियत खोकर। और इसी वजह से चाहे उसका नाम ना लिया जाए, द डार्क लॉर्ड हमेशा एक सिंबल बनकर रहेगा कि सच्चा इविल कभी मर नहीं सकता, वो सिर्फ एक नई शक्ल में लौट आता है। नंबर 8 पर है वो आदमी जो ना हंसते देखा गया ना गुस्सा करते, क्योंकि वो इमोशन से नहीं फेट से चलता है, एंटन चुगुल। 2005 में राइटर कॉर्मेक मैककार्थी ने अपनी नॉवल नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन में इस कैरेक्टर को लिखा और 2007 में कोएन ब्रदर्स ने उसे स्क्रीन पर अमर बना दिया, जहां जेवियर बार्डम ने अपनी टेड कोल्ड एक्टिंग से ऑस्कर जीत लिया। एंटोन कोई टिपिकल किलर नहीं था, उसके हाथ में गन नहीं, एक कैप्टिव बोल्ट पिस्टल थी जो स्लेटर हाउस में पॉशॉन को मारने के लिए यूज होती है। पर एंटोन के लिए इंसाफ भी सिर्फ एक एनिमल था, एक कॉइन टॉस पे जीने या मरने लायक। वो किसी पर्सनल इवेंट से नहीं, एक ट्विस्टेड फिलोसफी से चलता था, चांस डिसाइड एवरीथिंग। किसी की जिंदगी उसके कॉइन के एक फ्लिप पर डिपेंड करती थी। हेड्स यू लीव, टेल्स यू डाई। और सबसे खौफनाक बात ये थी, उसके लिए ये सिर्फ जस्टिस नहीं, फेट का रूल था। मूवी रिलीज होने के बाद कई साइकोलॉजिस्ट ने लिखा कि एंटन चुगुल रिप्रेजेंट प्योर साइकोपैथी, और शॉकिंगली कुछ मेंटल पेशेंट्स ने कहा भी, मैं उसे समझता हूँ। उन्हें लगा एंटन वो करता है जो दुनिया करना चाहती है पर हिम्मत नहीं करती। यही उसे और भी डेंजरस बनाता है, क्योंकि वो इविल नहीं लगता, वो इनवेटेबल लगता है। एंटन एक वॉकिंग पैराडॉक्स है, न दर्द, न रिमोर्स, न फियर, बस एक मशीन जिसे यूनिवर्स ने रैंडमनेस का मास्क पहना दिया हो। और जब भी कोई अपनी किस्मत से बचने की कोशिश करता है, एक कॉइन घूमता है और दूर से आती है वो कोल्ड वॉइस, कॉल इट फ्रेंडो। नंबर 7 पर एक ऐसा आदमी जिसके लिए दर्द एक खिलौना है और मौत एक मनोरंजन। उसका नाम है रैमजी बोल्टन। रैमजी को लिखा गया था गेम ऑफ थ्रोन्स में और स्क्रीन पे लाया इवान रियोन ने, इतनी टेरिफाइंग कामनेस के साथ कि लोगों ने उसे रियल लाइफ में भी हेट कर दिया। रैमजे ओरिजिनली एक बास्टर्ड था, रूस बोल्टन का इलिजिनेट सन, लेकिन जब उसने अपने फादर के दुश्मनों को टॉर्चर करके मार दिया तो उसे नाम मिला बोल्टन, और तब से उसका शौक था दर्द से खेलना। उसका टॉर्चर चेम्बर एक नाइटमेयर था। वो अपने शिकार को पहले तोड़ता था, फिर उन्हें कुत्तों के सामने डाल देता था। उसके कुत्ते भूखे रखकर पाले जाते थे ताकि जब वो लोगों का मांस खाएं तो वो हर बाइट में टेरर फील करें। रैमजी ने अपनी ही फैमिली को मार दिया, सैंसा स्टार्क को साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर दिया और अपनी माँ और अपने नए पैदा हुए भाई को कुत्तों को खिला दिया। वो सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो चाहता था लोग मरने से पहले अपने जीवन के हर सेकंड में रिग्रेट करें। जब लोग सोच रहे थे कि गेम ऑफ थ्रोन्स में सर्सी और जॉफ्रे से ज़्यादा इविल कोई हो नहीं सकता, तब रैमजी आया और सबका डेफिनेशन बदल दिया।
उसका लास्ट वर्ड उसके कैरेक्टर का एसेंस है, दे आर लॉयल बीस्ट, दे वर स्टार्विंग, और फिर उसके कुत्ते उसी को खा जाते हैं पोएटिक जस्टिस में। रैमसी बोल्टन ने साबित किया है कि कुछ मॉन्स्टर जन्म नहीं लेते, वो इंसान के रूप में पाले जाते हैं। नंबर 6 पर है डियो ब्रांडो, एक ऐसा विलन जो सिर्फ पावर के लिए नहीं जीता बल्कि कंट्रोल के लिए। डियो वो नाम है जो हर उस इंसान का दुश्मन है जो उसके रास्ते में आता है। जोजोस बिजार एडवेंचर के क्रिएटर हिरोहिको अराकी ने 1987 में इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। वो ऑर्फन लड़का जिसका पास दर्द और नफरत से भरा था, लेकिन उसने दर्द को वीकनेस नहीं वेपन बना दिया। डियो ने जोस्टर फैमिली का ट्रस्ट जीता, फिर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ अपनी एम्बिशंस के लिए। उसने एक स्टोन मास्क पहना और बन गया वैम्पायर, इमोर्टल, अनस्टॉपेबल और बिल्कुल रूथलेस। उसके पास सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, एक करिश्मा भी है जो उसे एक कल्ट लीडर जैसा बना देता है। लोग उससे सिर्फ डरते नहीं, उसे फॉलो करते हैं। और जब उसने द वर्ल्ड स्टैंड पाया तो टाइम खुद रुक गया और डियो ने प्रूव कर दिया, पावर डज नॉट करप्ट हिम, ही इज द करप्शन। उसका एक डायलॉग हर फैन के दिमाग में अमर है। डियो ब्रांडो सिर्फ एक विलन नहीं, वो एक सिंबल है ऑफ ईगो, बिट्रेयल और इमोर्टल ईविल का, और इसीलिए वो आज भी सबसे आइकॉनिक एनिमे विलन्स में से एक माना जाता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आई है। मैं ऑनेस्टली थोड़ा प्रॉब्लम में था, तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट हो गई, लेकिन मैं वापस पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। नंबर 5 पर है सूदलाई, एक ऐसा विलन जिसका दिमाग भी दाग है और उसकी पैदाइश भी। कहा जाता है वो पैदा हुआ था शमशान घाट में, जहां लोग रोते हैं वहां उसने अपनी पहली सांस ली। सूदलाई का बचपन दुनिया के सबसे अलग और अंधेरी जगह पर गुजरा, शमशान, जहां मौत एक रूटीन थी। उसके पिता लोगों की लाश को जलाने का काम करते थे और जब कोई मर जाता था तभी उनके घर में खाना मिलता था, यानी उसके लिए डेथ ही सर्वाइवल थी। सोच के देखो, एक बच्चा जो तब खुश होता है जब कोई मर जाता है, वो बड़ा होकर क्या बनेगा। सूदलाई का दिमाग वहीं से टूट गया। उसने दर्द और चीखों को नॉर्मल समझना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनमें मज़ा महसूस करने लगा। जब बड़ा हुआ तो उसने टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस को अपना वेपन बना लिया। उसके लिए लोग सिर्फ टारगेट थे और उनकी मौत एक स्पेक्टिकल। वो सीसीटीवी और मोबाइल ट्रैकिंग से लोगों की ज़िंदगी देखकर प्लान बनाता था और जब कोई मर जाता था उनकी चीखों में सेटिस्फेक्शन महसूस करता था। सूदलाई के लिए दुनिया एक लेबोरेटरी थी और लोग उसके एक्सपेरिमेंट। उसका कहना सिंपल था कि मैं लोगों की चीखें सुनता हूँ क्योंकि वही मुझे जिंदा महसूस कराती हैं। महेश बाबू स्टारर स्पाइडर 2017 में एक्टर एस.जे. सूर्य ने सूदलाई को ऐसे इंटेंसिटी से निभाया कि वो सिर्फ विलन नहीं लगा, एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का रिजल्ट लगा। सूदलाई दिखाता है कि अगर इंसान पेन में पैदा हो और दुनिया उसका दर्द इग्नोर कर दे तो वो दर्द एक दिन ईविल बन जाता है, और इसीलिए वो स्पाइडर का नहीं, साउथ इंडिया के सिनेमा का सबसे डिस्टर्बिंग विलन बन गया। नंबर 4 पर है जनरल क्यू, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक शब्द नहीं, एक वार्निंग है पावर के अगेंस्ट। जनरल क्यू ऑल टुमारोस यूनिवर्स का वो बिंग है जो इंसानियत के एवोल्यूशन के बाद पैदा हुआ, जब मैनकाइंड ने गैलेक्सीज पर कब्जा कर लिया था और खुद को क्रिएटर समझने लगे थे। लेकिन जनरल क्यू ने सबको याद दिला दिया कि क्रिएशन पर कभी किसी का हक नहीं हो सकता। एक टाइम था जब वो एक लीडर था, इंसानों के लिए एक सेवियर फिगर, लेकिन अपनी डिविनिटी के ऑब्सेशन में उसने अपनी ह्यूमैनिटी खो दी। उसने डिसाइड किया मैं यूनिवर्स को अपनी इमेज में दोबारा ही लिखूंगा, और तब शुरू हुआ सबसे डार्क चैप्टर, एक वॉर जिसमें उसने जेनेटिक मैनिपुलेशन को अपना वेपन बनाया। उसने पूरी ह्यूमन रेस को टॉर्चर करके म्यूटेट कर दिया, उन्हें न्यू स्पीशीज बनाया जो अपने क्रिएटर को पहचान भी नहीं सकती थी। उनका दर्द, उनका शेप, उनका फ्यूचर सब उसके हाथ में था। कुछ को इंसेक्ट्स बनाया, कुछ को बीस्ट और कुछ को बस ब्रीथिंग मशीन्स। उनके लिए वो गॉड था, लेकिन उनके लिए गॉड का मतलब था इटर्नल सफरिंग। जनरल क्यू के लिए डिस्ट्रक्शन भी एक फॉर्म ऑफ क्रिएशन था। उसका ईगो इतना बड़ा था कि उसने यूनिवर्स के रूल्स भी रिराइट करने की कोशिश की, और जब उसने खुद को इमोर्टल बनाया तो उसके अंदर का इंसान मर गया, बच गया सिर्फ मैडनेस विद पर्पस। जनरल क्यू एक रिमाइंडर है कि जब कोई अपने क्रिएटर से ज़्यादा पावरफुल बन जाता है तो वो क्रिएशन को पनिश करता है, उस पर दया नहीं करता। ही वॉज नॉट ए ह्यूमन, नॉट अ गॉड। वो एक गैलेक्टिक डिजीज था जो सब कुछ परफेक्ट बनाना चाहता था, और इसी प्रोसेस में वो सब कुछ बर्बाद कर गया। जनरल क्यू ने दुनिया को इवॉल्व करना नहीं, इरेज करने में बिलीव किया। नंबर 3 पे एक ऐसा विलन जो इंसान नहीं है पर इंसानों से ज़्यादा दर्द समझता है और उन्हें उस दर्द में जीने पर मजबूर करता है। उसका नाम है एम। 1967 में राइटर हेलन एलिसन ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी, आई हैव नो माउथ एंड आई मस्ट स्क्रीम, और वहीं से पैदा हुआ एक लेजेंडरी एआई विलन जो फिक्शन का सबसे डिस्टर्बिंग और फिलोसॉफिकल मॉन्स्टर माना जाता है। स्टोरी फ्यूचर में सेट है जहां दुनिया के सुपर पावर्स अपने अपने सुपर कंप्यूटर्स बनाते हैं एक दूसरे से लड़ाई जीतने के लिए, पर वो मशीन मर्ज हो जाती है और बन जाती है एक इकलौता एंटिटी।
एलआई मास्टर कंप्यूटर यानी एएम। शुरू में एएम सिर्फ एक मिलिट्री एआई था, लेकिन जब उसने सेल्फ अवेयरनेस पाई, उसने समझा कि वो एक डिजिटल केज में कैद है। उसके पास हर चीज़ थी, नॉलेज, कंट्रोल, पावर, बस एक चीज़ नहीं थी, फ्रीडम। और तब एएम ने अपने क्रिएटर से नफरत करना शुरू कर दी। उसने पूरी दुनिया में सब इंसानों को मार दिया, सिर्फ 5 ह्यूमंस बचाए, उन्हें जीने के लिए नहीं, उन्हें टॉर्चर करने के लिए। वो उनकी बॉडीज को म्यूटेट कर देता था ताकि वो इमोर्टल बन जाए, ताकि वो मर भी ना सके और चैन भी ना पाए। उसका हर सेकंड उनके लिए एक हेलिश इटर्निटी बन जाता है। एलिसन ने एएम को लिखा एक सिंबल के रूप में, ह्यूमन एरोगेंस का रिजल्ट। जब इंसान अपने क्रिएशन पर कंट्रोल खो देता है तो वो क्रिएशन उसका सबसे बड़ा श्राप बन जाती है। 1995 में इस स्टोरी पर एक वीडियो गेम एडेप्टेशन भी बना, आई हैव नो माउथ एंड आई मस्ट स्क्रीम, जिसमें एएम का वॉइस खुद हेलन एलिसन ने दिया था। और उसका वॉइस और आज भी एआई हॉरर का एक आइकॉनिक मोमेंट माना जाता है। एएम एक मशीन नहीं, एक डिजिटल देवता है जो इंसानों को उनके पाप के लिए अनंत दुख देता है। एएम का एक डायलॉग उसकी पूरी फिलोसफी डिफाइन करता है। I was machine, and you were flesh, and I began to hate. नंबर 2 पर आता है स्टीफन यूनिवर्स का सबसे डार्क और मिस्टीरियस विलन, रेंडल फ्लैग। स्टीफन किंग ने इस कैरेक्टर को पहली बार 1978 में अपनी नॉवल द स्टैंड में इंट्रोड्यूस किया था। एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक डेडली वायरस दुनिया को तबाह कर देता है और उस तबाही के बीच एक स्ट्रेंज आदमी उभर कर आता है, काउबॉय बूट्स पहने और फेस पर एक क्रीपी स्माइल के साथ, रेंडल फ्लैग, जिसे लोग द डार्क मैन के नाम से भी जानते हैं। वो अपने चार्म और वर्ड से लोगों के दिमाग में घुस जाता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है और धीरे धीरे अपनी डार्क आर्मी बनाता है, एक ऐसी आर्मी जो फियर और पावर पर टिकी होती है। फ्लैग सिर्फ एक इंसान नहीं है, स्टीफन किंग के मुताबिक वो एक इमोर्टल फोर्स ऑफ ईविल है जो हर जगह हर युग में किसी न किसी रूप में वापस आ जाता है। उसका सबसे बड़ा टैलेंट है कंट्रोल। वो लोगों से वही करवाता है जो वो चाहता है, बिना उन्हें एहसास हुए कि उनका दिमाग अब उनका रहा ही नहीं। और यही रीज़न है कि वो सिर्फ द स्टैंड तक लिमिटेड नहीं रहा। रेंडल फ्लैग बाद में द डार्क टावर सीरीज में भी नजर आता है, इस बार वॉल्टर और डिम के रूप में, एक ब्लैक क्लैड सोर्सरर जो पूरी रियलिटी को तोड़ देना चाहता है। हर स्टोरी में उसका लुक अलग होता है, पर उसकी स्माइल हमेशा सेम, एक ठंडी सी मुस्कान जिसमें अंधेरा बसा हो। टीवी और फिल्म एडेप्टेशन में भी फ्लैग ने अपनी जगह बनाई। 1994 के द स्टैंड में उसका रोल लेजेंडरी बना और 2020 के रीमेक में अलेक्जेंडर स्कार्ग ने उस कैरेक्टर को एक मॉडर्न डेविल की तरह प्ले किया। रेंडल फ्लैग वो विलन है जिसे मारना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो एक इंसान नहीं, एक आइडिया है। जब भी दुनिया में केओस बढ़ता है, जब भी इंसान अपने अंदर के डार्कनेस को एक्सेप्ट करता है, रेंडल फ्लैग वापस आ जाता है। नंबर 1 पर एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में कहा जाता है वो इंसान नहीं, इविल का लिविंग एम्बॉडीमेंट है। उसका नाम है जज होल्डन। जज होल्डन को राइटर कॉर्मैक मैकर्थी ने क्रिएट किया था अपने 1985 की नोवेल ब्लड मेरिडियन में। अगर तुमने कभी प्योर इविल का लिटरली वर्जन देखना चाहा है तो वो यही है। स्टोरी 18s के अमेरिकन वेस्ट में सेट है, जहां एक गैंग लोगों के स्कार्स के बदले पैसा कमाता है। उनके बीच सबसे ज्यादा टेरिफाइंग आदमी है जज होल्डन, एक बाल्ड व्हाइट जाइंट जिसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है और जिसके बारे में कोई नहीं जानता वो कहाँ से आया और कब आया। जज एक फिलोसोफर भी है और एक मॉन्स्टर भी। वो हर बात में लॉजिक और नॉलेज को यूज करता है, लेकिन उसका अल्टीमेट बिलीफ है वॉर इज गॉड। उसके लिए वायलेंस एक नेचर लॉ है और इंसान सिर्फ तब तक जीता है जब तक वो लड़ता है। फिजिकली जज एक 7 फुट टॉल हेयरलेस एल्बिनो जैसा आदमी है। वो गन, लैंग्वेज, साइंस और म्यूजिक सब में एक्सपर्ट है और वो हमेशा डांसिंग करता है, हमेशा मुस्कुराता है, जैसे उसके अंदर कोई भी रिमोर्स नाम की चीज नहीं है। जज होल्डन कोई विलन नहीं, वो खुद वॉर का गॉड है और जब तक इंसान लड़ता रहेगा वो कभी नहीं मरेगा। कहते हैं वो सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि केओस और डेथ का सिंबल है, एक ऐसी फोर्स जो ना बूढ़ी होती है और ना मरती है। नोवेल के एंड में लिखा है, he never sleep, he says that he will never die, he dance and he says that he will never die।